गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। हेलो। हाय। हाउ आर यू? कैसे हैं? फाइन एकदम। ये मेरा दोस्त उदय। हाय। आइए प्लीज। और मुझे विकास ने बताया था कि आप लोग आने वाले हो। आंटी, ये सचिन और ये सचिन का दोस्त उदय। नमस्ते अंकल। आओ बैठो। बैठो। का लैपटॉप बस सारा टाइम। आंटी की तो केवल झड़प हो जाती है इनसे। थोड़ी देर बातचीत के बाद घर आए दोनों लड़कों को लेकर लड़की भीतर के कमरे में चली जाती है। इस बीच कमरे में बैठा अधेड़ शख्स घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो लेडी कमरे में अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। कैसे, कब, क्यों और कहां, इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द घूमती ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंजाम के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कहां से शुरू और कहां जाकर खत्म। इस अजीबोगरीब कहानी में किरदारों के बीच रिश्तों की एक अजीब सी डोर नजर आती है और ये डोर जैसे ही कमजोर पड़ने लगती है तो दरकते रिश्तों की चीख एक ऐसी आवाज बनकर उभरती है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि सच्चाई को बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता था और जब इस सच्चाई से पर्दा उठा तो तल्ख रिश्तों की कड़वाहट जमाने के सामने आ गई। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं इश्क अ वॉयलेंट लव स्टोरी। देखो रिया, मैंने तुम्हें इसलिए मिलने बुलाया है क्योंकि एक तो यहाँ हम पर किसी को शक भी नहीं होगा और हम अपनी बात पूरी तसल्ली और आसानी से कर सकते हैं। देखो विकास, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। दोस्ती की है तुमसे और दोस्ती निभाना अच्छे से आता है मुझे। वो सब तो ठीक है रिया, पर अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। कब तक छोटे छोटे क्लाइंट्स के पीछे भागते रहेंगे? मेरी कुछ बड़े लोगों से जान पहचान है, मैं उनसे बात करता हूँ। पर उनसे बात करने से पहले मैंने तुमसे बात करना ज़्यादा मुनासिब सोचा। क्यों? तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? देखो, मैं मेरठ से लेकर दिल्ली तक कई शौकीन रईसज़ादों को जानता हूँ। अच्छा। जो अपने शौक के लिए जेब ढीली करने से पीछे नहीं हटते। पर उनकी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? बस यही कि उनका पैसा वसूल होना चाहिए और उनका पैसा वसूल कराने का हुनर तुम अच्छी तरह जानते हो। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? बस यही रिया, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। मैं क्लाइंट और स्पेस का
बंदोबस्त करूंगा और तुम उन्हें खुश कर दिया ओह और एक बार रेपुटेशन बन गई तो हम इतना पैसा कमाएंगे कि बस सोचो मत। पार्टनर मतलब 50-50। बिल्कुल, हर डील में 50-50। और यही नहीं, अगर पार्टी अच्छी हो गई तो हमारी पार्टी भी अच्छी हो जाएगी। विकास, तुम जानते हो ना कि मैं तुम पे आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ। और विकास, मेरा ये भरोसा कभी तोड़ना मत। औरत और पैसा, जानते हो ना, इनसे सिर्फ रिश्ते खराब ही होते हैं। पर हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। ओह, बस तुम हमेशा साथ देना। चलो डन करते हैं ना। सो यू आर माई मैनेजर टुडे। क्या बात है। बिंदास और बेबाक रिया की जिंदगी का ये एक पहलू था। रिया की पढ़ाई लिखाई तो गाजियाबाद में हुई, लेकिन उसने मेरठ की जमीन पर अपने कदम जमाने का इरादा किया था। हालांकि शुरुआती 2 सालों तक रिया ने बहुत धक्के खाए, लेकिन उसे उसकी काबिलियत और क्वालिफिकेशन के दम पर कोई इज्जतदार काम ऐसा नहीं मिला जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से चला सकती। नए चाल चलन को अच्छी तरह से समझने वाली रिया को तब वो सूझा जो उसने लोगों की घूरती आंखों में देखा था। इसी बीच उसकी मुलाकात विकी नाम के एक शख्स से हुई, जिसकी पहुंच ऊंची सोसाइटी के लोगों तक तो थी ही, साथ ही वो उनके शौक के बारे में भी बहुत कुछ जान चुका था। लिहाजा रिया के साथ मिलकर वो दोनों हाथों से दौलत बटोरने के इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। और विकी का ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी रहा। दोनों का नाम शहर की ऊंची सोसाइटी और मौज मस्ती करने वाले लोगों की जुबान पर तैरने लगा और देखते ही देखते रिया से करीबी बढ़ाने वालों की फहरिस्त लंबी होने लगी। लेकिन इसी बीच जिंदगी के एक मोड़ पर रिया की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी भोली सूरत और ईमानदार सीरत ने खुद रिया को उसका दीवाना बना दिया। अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में रिया अक्सर वक्त निकालकर राजेश से मिलने लगी, उस पर एतबार करने लगी। यहाँ तक कि रिया ने अपनी बेहिसाब कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी राजेश के नाम कर दिया, जिसके बारे में रिया के अलावा कोई नहीं जानता था। 2012 के बाद हम दोनों की जो दोस्ती में कुछ ज़्यादा मिठास आ गई। हम सुबह शाम मिलने लगे, मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करने लगे, घूमने लगे, एक दूसरे के साथ जाने लगे। फैमिली में 11-12 के बाद इनकी फैमिली में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कोई टाइम नहीं था कि जब चाहे जब आ जाओ, जब चाहे जब चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिया की जिंदगी का दूसरा पहलू था। दौलत कमाने की हवस के रास्ते में सरपट दौड़ते रिया के कदमों को अगर विकी ने साथ दिया तो राजेश ने उसकी जिंदगी में आकर उसे एक मुकाम देने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच हालातों ने ऐसी करवट ली कि दोस्ती की कस्में खाकर दुनिया मुट्ठी में करने निकले रिया और विकी के रास्ते अचानक जुदा हो गए और दोनों अलग अलग रास्तों पर अकेले चलने लगे। फर्क बस इतना था कि रिया ने अपने इस फैसले के बारे में विकी को कभी नहीं बताया, जबकि विकी अचानक आई इस तब्दीली से हैरान भी था और परेशान भी। विकी को इस बात का यकीन हो चुका था कि रिया ने अपनी मोहब्बत की वजह से ही उसका रास्ता काटा है। हालांकि दोनों के बीच एक डील हो चुकी थी। डील ये कि जमाने भर की दौलत दोनों हाथों से बटोरना चाहते थे और यकीन मानिए कि दोनों जब तक साथ रहे कामयाब भी रहे। लेकिन राजेश के साथ मोहब्बत में पड़ते ही रिया अचानक विकी से दूर होने लगी और धीरे धीरे अपने कारोबारी रिश्तों को भी उसने ताक पर रख दिया। लेकिन क्या विकी को रिया का ये फैसला और ये कदम मंजूर हुआ? इसके लिए करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि राज है ब्रेक के उस पार। मेरठ से लेकर दिल्ली तक महफिलों में रिया के नाम के चर्चे होने लगे थे और ये बात विकी बहुत अच्छे से जानता था, लिहाजा उससे रिया का अपने से दूर जाना गवारा नहीं था।
उसने पहले तो इस बात का पता लगाया कि आखिर उसे पनाह किसने दी, क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि शहर भर की सबसे बदनाम लड़की को आखिर कौन शरीफजादा अपनी सरपरस्ती देने को तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उसे ये पता चल गया। तब विकी ने एक खतरनाक इरादा किया। तो आखिर समझती क्या है खुद को? अरे मैंने उसे क्लाइंट दिए, एक एक के पास जाकर हाथ जोड़कर मिन्नतें की है उसके लिए। कहां कहां नहीं ले गया उसे। और उसने क्या किया? मुझे धोखा दिया, विक्की को धोखा दिया उसने। अब उसे पता चलेगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मेरा नुकसान पूरा कैसे होगा? पूरे 3 लाख की चोट खाकर बैठा हूं मैं। अब तुझे 3 लाख की चोट किसने दी? तुझे भी रिया ने धोखा दिया? अरे नहीं यार, सारे पैसे सट्टे में गंवा बैठा। सिस्टर की ज्वेलरी, पिताजी का पीएफ का पैसा, सारा आईपीएल में लगा दिया था। तुझे किसने कहा था कि इसमें पैसे लगा? अरे अब लगा दिए तो लगा दिए, अब मुझे ये बताओ उसकी रिकवरी कैसे होगी? अरे तू बता, तुझे जो बोला था काम हुआ? पता लगाया कि वो कहाँ रहती है? हाँ, उस रात जब मैं उसके पीछे गया था तो शास्त्री नगर में वो उस मैनेजर के घर में चली गई। मैनेजर के घर में? मैंने सब पता कर लिया है। वो मैनेजर LIC में काम करता है। मैनेजर है वहां पे वो, वाइट कॉलर गुरु, वाइट कॉलर। लेकिन उसने वो मकान उस रिया को दे रखा है जहां से वो सारे धंधे कर रही है। पर उसकी बीवी उसकी दोस्त है और दोनों एक साथ ही पार्लर जाती हैं। मैनेजर ने उसे क्यों रखा? वो भी शौकीन आदमी है। अरे उसकी बीवी बहुत फैशनेबल है, हो सकता हो कि उसने उसे भी कुछ पैसे का लालच दे रखा हो। अब एक बात का और पता कर कि वो मैनेजर घर में किस किस वक्त रहता है और वो किस वक्त रहती है। ठीक है, कल इस बात का पता लगा लेता हूँ। बस एक बार इस बात का पता चल जाए, फिर मैं उसकी गेम बजाऊंगा। रिया का अलग होना विकी को अखर गया था। उसने इसे रिया की बेवफाई मान लिया और अब वो पूरी तरह से रिया को सबक सिखाने पर आमादा था और इसके लिए उसने अपनी तैयारी भी कर ली थी। इत्तेफाक से उसे उसके 2 ऐसे साथी भी मिल गए थे जो अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उधर रिया बेधड़क अपने रास्ते पर तेजी से बढ़ती जा रही थी और LIC मैनेजर का घर उसे रास भी आने लगा था, क्योंकि पॉश इलाका होने की वजह से उसे बड़े क्लाइंट मिलने लगे थे। वो पूरी तरह से बेफिक्र थी, यहाँ तक कि विकी से भी, जिसने उससे अपनी कारोबारी रंजिश पाल रखी थी। अब बताओ उदय, काम का क्या हुआ? देखो गर्मियाँ चल रही हैं और इस वक्त मैनेजर के घर में बहुत कम लोग आते जाते हैं। मैनेजर इस वक्त घर में अकेला होगा और साथ में वो रिया भी। अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। पता चला है कि मैनेजर पे माल बहुत है, कैश भी और गोल्ड भी। अरे करना क्या है यार, मेरी तो हालत खराब हो रही है। 3 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करूं? मैं परेशानी में पड़ा हुआ हूं। मुझे ये बताओ कि मैं कैसे 3 लाख रुपए इकट्ठा करूं? तुम्हें 1 लाख मैं दूंगा और बाकी देगी तुम्हें मैनेजर की तिजोरी। करना क्या है? क्या डाका डालना है? हाँ, ऐसा ही समझो। तुम लोग कल दोपहर को उसके घर जाओगे और तुम्हारे जाने का सारा बंदोबस्त मैं कर दूंगा। वो लड़की तुम्हें खुद घर के अंदर लेकर जाएगी। अच्छा, गेम करना है। किसी को मत छोड़ना। सबसे पहले उस मैनेजर को सटकाना, फिर एक एक करके दोनों को निपटा देना। पर याद रहे, जब तक मैनेजर की आखिरी सांस ना निकल जाए तुम घर से बाहर नहीं निकलना। बाहर गाड़ी लेकर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
फिर हम हरिद्वार निकल चलेंगे। तो जब ताप कम होगा तो वापस आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, चल। काम हो जाएगा। चीयर्स। चीयर्स। विकी के इरादे खतरनाक थे और उसने अपने इरादों को पूरा करने के लिए अपने साथियों के फोन से रिया को फोन किया और मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लिया। हेलो, हाय। हाउ आर यू? कैसे हैं? फाइन एकदम। ये मेरा दोस्त उदय। हाय, आइए प्लीज। और मुझे विकास ने बताया था कि आप लोग आने वाले हो। आंटी, ये सचिन और ये सचिन का दोस्त उदय। विक्की की प्लानिंग अच्छी थी और वारदात के बाद वो साथियों के साथ मौके से फरार भी हो गया था। लेकिन जैसे हर गुनहगार कोई न कोई सुराग पुलिस के लिए छोड़ देता है, उसी तरह विक्की और उसके दोस्तों ने भी छोड़ दिए। LIC के ब्रांच मैनेजर और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत थी, जबकि उनका इन दोनों के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं था। कारोबार और इश्क में उलझी रिश्तों की ये कहानी पुलिस के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। लेकिन इस पूरे किस्से में बाकी बची तो एक अधूरी प्रेम कहानी, जो मंजिल के इतने करीब होकर भी बहुत दूर हो गई। इश्क के इस किस्से में यूं तो कई सवाल हैं, लेकिन एक सवाल जो आपको भी परेशान कर रहा होगा वो ये कि क्या रिया ने अपनी गुमनाम मोहब्बत की वजह से विकी से रिश्ते खराब किए, या विकी वाकई रिया के लिए वफादार नहीं रह गया था। और ये सवाल पुलिस को भी उलझाए हुए है और यही वजह है कि पुलिस ने अभी तक इस केस की तफ्तीश बंद नहीं की है। बहरहाल इस अधूरी प्रेम कहानी का किस्सा बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ।